गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग एक अलग विषय पे बात करेंगे जो राजद्रोह से संबंधित है। जो राजद्रोह कानून पुराने दंड संहिता में था, जिसे इंडियन पीनल कोड कहा जा रहा था, उसको राजद्रोह को नए जो न्याय संहिता बनी हुई है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें स्थान नहीं मिला है। तो क्या बड़ा प्रश्न इस पे है कि राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया, अब कोई भी व्यक्ति राजद्रोह कर सकता है और उसे सजा नहीं मिलेगी? तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि राजद्रोह को नए कानून में ख़त्म नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम को ख़त्म कर दिया गया है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे यही देखेंगे कि किस तरह से सही मायने में इस वक्त राजद्रोह को स्थान नए भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया गया है। इसी विषय पे मैं बात करता हूँ। तो देखिए, पुरानी दंड संहिता में एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर 6, जो कि सेक्शन 121 से 130 तक था, और उसमें ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट सेम हेडिंग था। और सेक्शन 124 ए जो था, उसको संशोधन के माध्यम से तकरीबन 1898 में जोड़ा गया था, जिसमें राजद्रोह समाहित किया गया था। हम सभी जानते हैं कि उन दिनों हमारे देश की शासन व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी, और वो लोग हम लोगों पे कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के नए प्रयोग कर रहे थे। उसी के प्रयोग में एक था कि राजद्रोह से संबंधित कानून था, और उसमें जो कोई भी गवर्नमेंट से, इस्टेब्लिश गवर्नमेंट से विद्रोह करता था, उसको राजद्रोह के लिए दंड दिया जाता था। तो हम लोग आते हैं नए प्रावधान और पुराने प्रावधान का कंपेयर करके देखते हैं कि क्या क्या इसमें बदला हुआ है। तो देखिए, ये जो चैप्टर 7 है, एक चैप्टर आगे है इसमें नए वाले में, और कमो बेस जो भी प्रोविज़न पुराने इंडियन पीनल कोड में था, उसी को इसमें स्थान मिला है। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन और चैप्टर चेंज हुआ है, ज़्यादातर प्रोविज़न वही है। अब हम लोग बात करते हैं राजद्रोह का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि राजद्रोह से संबंधित है। तो जो सेक्शन 150 है न्याय संहिता की, वो सही मायने में इस वक्त राजद्रोह को परिभाषित कर रही है, और राजद्रोह यही है, इसका बस नाम चेंज हुआ है। तो इसमें 2-3 पॉइंट मेनली समझने योग्य है कि देखिए, जो कोई भी बोल करके पर्पसली या किसी पर्पस से या जानते हुए बोलता है, या कुछ लिखता है, या साइन ऐसा बनाता है, या कोई फोटोग्राफ बनाता है जिसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से जिसमें एनिमेशन वाली चीज़ें भी समाहित होंगी, या फिर फाइनेंस से या किसी अन्य माध्यम से ऐसा करता है या करने का प्रयास करता है, किस लिए? तो आर्म्ड रिवोल्यूशन के लिए, या सबवर्सन सेपरेटिव एक्टिविटी के लिए, या फिर इंक्रीज फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी और इंडेंजर्स द सॉरेंटी। सबसे बड़ा चीज़ देखिए, सॉरेंटी, यहाँ पे ये जो आया हुआ है, इसे सॉरेंटी शब्द है, इसी पे हम बात करते हैं और बताते हैं कि सही मायने में यही कैसे राजद्रोह को परिभाषित करता है। सॉरेंटी यहाँ पे जो यूज किया गया है, वो सॉरेंटी यूज किया गया है वर्ड, और सॉरेंटी का मतलब होता है सही मायने में देश से संप्रभुता। तो हमारी संप्रभुता को जो कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए कोई प्रयत्न करता है, वो दंड से कारावासित होगा। अब उसे राजद्रोह नाम देना जरूरी तो नहीं था, इसलिए सरकार ने उसे हटा दिया, राजद्रोह का नाम नहीं दिया। और पुरानी दंड संहिता में ये व्यवस्था नहीं थी। पुरानी दंड संहिता में था कि जो कोई भी इस्टेब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करता था, उसको इसमें समाहित किया गया था। इसलिए ये नई जो सेक्शन है, नई जो अधिनियम में बनाई गई है, वो सही मायने में दंड संहिता के सेडेशन के प्रावधानों को रेगुलेट करती है। देखिए, जैसे हमारे ये स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा आपको, जो पुरानी दंड संहिता में प्रावधान था उसमें था, तो इसमें ये डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ, तो जो भी चुनाव से सरकार यहाँ चुनी जा रही थी,
उसके बारे में ये बात कर रहा था। गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो सरकार थी, और नए में भारत की संप्रभुता को जो चैलेंज करेगा वो राजद्रोह जैसे एक्टिविटी के लिए दायी होगा। यही दो डिफरेंसेस है। तो अब सरकार और सॉवरेंटी में डिफरेंस समझते हैं। पहले इसका पॉलिटिकल एंगल देखते हैं। हमारे देश में जो भी सरकारें रही, वो राज्य में रही हो या फिर केंद्र में रही हो, अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए समय समय पे राजद्रोह कानून का दुरुपयोग कर रही थी। कमोबेश लगभग सारी सरकारें ऐसा कर रही थी। और ऐसा नहीं है कि जो गलत लोग थे उनके खिलाफ नहीं ये प्रयोग हो रहा था, उनके खिलाफ भी प्रयोग हो रहा था। साथ साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पे भी इस सेक्शन का प्रयोग हो जा रहा था। वो हो इसलिए रहा था कि पुराने दंड संहिता के प्रावधान में ही खामियां थी, जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ के अगेंस्ट में राजद्रोह घोषित कर देता था। नए में किसी न किसी सरकार को ये इनिशिएटिव लेना था, क्योंकि आज जो सरकार है, कल विपक्ष में थी, हो ना हो आगे फिर विपक्ष में जाएगी। तो जो सरकार सत्ता में होगी वो यूज करेगी इस धारा की। इसीलिए ये सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और उस प्रोविज़न को ख़त्म करके उसको आधुनिक समय समय पे जो सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन उठ रहे थे उसको डील करने का प्रयत्न किया गया है इसमें। क्योंकि राजद्रोह सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता है, देश के खिलाफ हो सकता है। तो प्रश्न यह था कि देश और सरकार एक ही है, तो इसको आप दो एंगल से सरकार समझ सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो एक समय विशेष पे पीपुल को रिप्रेजेंट कर रही है, जो उसे इलेक्ट किए हुए हैं, और उसे देश का ही रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। सॉवरेंटी में क्या होता है कि सॉवरेंटी का संप्रभुता का मतलब होता है कि एक निश्चित जनसंख्या होती है, भूभाग होता है और सरकार होती है, और जिसमें कैपेसिटी होती है इंटरनेशनल नेशन में जो विश्व के अलग देश हैं उनके साथ संधि करने की। ये चार एलिमेंट लगभग इसमें बताए गए हैं सॉवरेंटी में। तो हमारी सॉवरेंटी किस में वेस्टेड है? पार्लियामेंट में है, इंडिया में है। अगर कोई उसको तोड़ने के लिए सेपरेटिस्टी किसी भी एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, हमला करने की बात कर रहा है, वो व्यक्ति लाइफ इम्प्रिजनमेंट या विच मे एक्सटेंड टू 7 years शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, वो आजीवन कारावास या 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, ऐसा कोई कृत्य करता है। तो इस बात को अब समझिए कंक्लूजन के रूप में कि हमारे देश से राजद्रोह कानून को नहीं खत्म किया गया है, राजद्रोह शब्द को खत्म कर दिया गया है। आज भी जो कोई हमारे देश के साथ अलगावाद को बढ़ावा देगा, नुकसान पहुंचाएगा, हथियारबंद हमला या उग्रवाद जैसे एक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगा, वो सजा का भागी होगा। पहले वो सरकार के खिलाफ ऐसा करता था, तब सजा का भागी होता था। इसी में पुराने वाले में ही देखेंगे तो कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनके साथ साथ आज़ादी के बाद कितने भी व्यक्तियों पर प्रोसिक्यूशन लाया गया था, परंतु अब इसमें कमी आएगी और उन्हीं जो एक्चुअली में देश को बांटना, तोड़ना या असंतोष फैलाना चाहते हैं देश के अंदर, वैसे लोगों पे नकेल कसा जा सकता है। यह प्रोविज़न बहुत ही अच्छा है। इसी तरह की सुधार पहले वाले दंड संहिता में करने की बात की जा रही थी, परंतु किसी कारणवश वह हो नहीं पा रही थी। अब नए सेक्शन में इसको स्थान मिला है और ये बहुत ही अच्छा प्रोविज़न के रूप में स्थापित हो गया है। यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के विषय पे मैं समय समय पे बात करते रहता हूँ आपके साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।